हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11 दिसंबर 2020। सो गाइस, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और जो बच्चे यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मेंस की। एंड इसके अलावा जो बच्चे आरबीआईटी की पीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेगा मॉक जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं वेबसाइट पर। एंड उससे रिलेटेड जो आपका कोर्स है, वीडियो कोर्सेज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे के क्वेश्चंस और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम आज के क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज आर्मी सर्विस कॉर्प सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन डैश। सेना सेवा कोर ने अपना स्थापना दिवस डैश को मनाया है। 10 दिसंबर, 12 नवंबर, 7 जून एंड 8 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 8 दिसंबर को आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो आर्मी सर्विस कॉर्प्स है ये इंडियन आर्मी का एक पार्ट है जो भी डिफेंस फोर्सेस को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी एयर फोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, या फिर जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब के लिए जो सप्लाईज है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसकी प्रोविजनिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी आर्मी सर्विस कॉर्प्स का जो है काम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है आर्मी का। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी, संजय झा, दिनेश पलिवल एंड अंशुमन जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए है, दैट इज अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन जो है ये मई 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर जो है वो है थॉमस जेल्टनर। ठीक है, थॉमस जेल्टनर जो है ये इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं बोर्ड के, और ये इसीलिए फाउंड किया गया था ताकि जो भी डब्ल्यूएचओ के जो भी काम है उसमें मदद कर सके। लेकिन ये डब्ल्यूएचओ से लीगली जो है सेपरेटेड है। एंड इसके अलावा ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं ये भी जेनेवा में ही लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम हैज स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय डैश। यूनाइटेड किंगडम ने डैश द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शुरू किया है। फाइजर एंड बायोएनटेक, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइनोवैक बायोटेक एंड मॉडर्ना। तो यूके ने जो कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की है वो किसके द्वारा बनाई गई है? वो फाइजर एंड बायोएनटेक के द्वारा बनाई गई है। जो फाइनल फेज के जो ट्रायल्स थे उसमें इसने 95% इफेक्टिवनेस प्रूव की है अगेंस्ट द कोविड-19 डिजीज़। तो ये जो है यूके के द्वारा, यूके पहली कंट्री ऐसी बन गया है जिसने अप्रूवल दिया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वैक्सीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? लखनऊ, रांची, अजमेर एंड ग्वालियर। तो किसको शामिल किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्वालियर को शामिल किया गया है। ग्वालियर और ओरछा ये दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। इनके जो फोर्ट सिटीज़ हैं ये दोनों, इनको इंक्लूड कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की लिस्ट में। इससे पहले अहमदाबाद, भारत से अहमदाबाद और जयपुर जो है ये ऑलरेडी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी विल बी लॉन्च इन द सिटी ऑफ। भारत का पहला वाटर मेट्रो फेरी डैश शहर में लॉन्च किया जाएगा? हैदराबाद, चेन्नई, कोची एंड पणजी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची केरला में ये लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड से, और पहले ये लॉन्च होगा वाइतिला ककानाड रूट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी विल लीड यूरोपियन यूनियंस 6G प्रोजेक्ट हेक्सा-एक्स। निम्नलिखित कंपनी में से कौन यूरोपीय संघ की 6G परियोजना हेक्सा-एक्स का नेतृत्व करेगा? सैमसंग, एप्पल, इंटेल एंड नोकिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नोकिया।
तो नोकिया जो है 6G प्रोजेक्ट हेक्सा एक्स जो है यूरोपियन यूनियन का इसको हेड करेगा, इसको लीड करेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम है कि लोगों को 6G जनरेशन जो टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। 6G टेक्नोलॉजी जो है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी ये, और ये 5G को रिप्लेस करेगी और 5G से 100 टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी से ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट जनरेशन होती है पिछली जनरेशन से जो है ज़्यादा बेहतर होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हैज स्टार्टेड हिज वीक लॉन्ग ट्रिप टू डैश। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने डैश की अपनी सप्ताह भर की यात्रा शुरू कर दी है। UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, बोथ A and B। तो MM नरवणे जो है ये कौन कौन सी कंट्री में इन्होंने विजिट किया है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि UAE और सऊदी अरेबिया। और वो पहले भारतीय आर्मी के चीफ होंगे जो UAE और सऊदी अरेबिया में विजिट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो डिफेंस टाइज हैं UAE और भारत और सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में उसको और मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट इज बोका चिका वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। व्हाट इज बोका चिका? SpaceX launch site a conflicted region in Eastern Europe, a terrorist organization, a new disease। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, SpaceX की एक लॉन्च साइट है, ठीक है, जहाँ पे रॉकेट प्रोडक्शन होता है, टेस्टिंग होती है। ये टेक्सास में लोकेटेड है, इसको बोका चिका लॉन्च साइट कहते हैं। हाल ही में SpaceX जो है इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो पहला हाई एल्टीट्यूड सबऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट था जो पूरा होना था, वो पूरा होने से पहले ही वो समाप्त हो गया। तो ये 12.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये स्टारशिप प्रोटोटाइप को भेजना चाहते थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इज वर्किंग टू इंक्लूड थारू विलेजेस इन होम स्टे स्कीम। थारू गांवों को होम स्टे योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकार जो है वो काम कर रही है? MP गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि UP गवर्नमेंट। सो इसमें क्या रहेगा, जो ये थारू विलेजेस हैं यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और ये जो थारू विलेजेस हैं यहाँ पर ये अपने जो घर हैं और जो होममेड फूड है ये टूरिस्ट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे इनकी अर्निंग भी होगी और टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जो थारू ट्राइब है ये तराई क्षेत्र में रहती है और कहा जाता है कि जो वर्ड थारू है ये थेरवाड़ा बुद्धिज़्म के फॉलोवर है, स्थविर वर्ड से ये आया है और ये UP के अलावा उत्तराखंड और बिहार में भी रहते हैं थारू ट्राइब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज HAL ISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन चलकेरे स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलकेरे इज लोकेटेड इन डैश। चलकेरे में HAL ISC कौशल विकास केंद्र ने अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। चलकेरे डैश में स्थित है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो चलकेरे कहाँ पर लोकेटेड है? सो चलकेरे इज लोकेटेड इन कर्नाटका। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर HAL और ISC स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ये स्टार्ट हो गया है। इसको इनॉग्रेट किया गया था अगस्त 2020 में। और जो चलकेरे है इसको साइंस सिटी भी कहा जाता है और इसको ऑयल सिटी भी कहा जाता है। इसरो अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है वो चलकेरे में स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लिया है, साथ ही न्यूज़ भी देख ली है। चलिए अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। PM मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड कुवैती PM ऑन हिज रीअपॉइंटमेंट। शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा को फिर से कुवैत का प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट कर दिया गया है। शेख सबा इन्होंने एज द फॉरेन मिनिस्टर सर्व किया था फ्रॉम 2011 टू 2019 एंड इसके बाद उनको प्रीमियर की पोस्ट पे एलिवेट कर दिया गया था 2019 में। कुवैत के आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल शबा ने उनको अपॉइंट किया एज द प्राइम मिनिस्टर। कुवैत की हम बात करें तो ये कंट्री है जो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। ये आप कुवैत की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है ये कुवैत सिटी है और करेंसी जो है कुवैती दिनार है। देखिए अपना बॉर्डर इराक के साथ शेयर करता है और इधर सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है। कुवैत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एमिरेट है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी कि संसदीय प्रणाली के साथ ये संवैधानिक अमीरात है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें वो इलेक्टेड पार्लियामेंट और अपॉइंटेड गवर्नमेंट के बीच में
डिवाइडेड है। सो क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को डैश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कुवैत। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड कोविन ऐप फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोविन ऐप की घोषणा की है और ये जो ऐप है ये पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को देखेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक का ये पूरा यहाँ पे लेखा जोखा होगा। इसमें 5 सेपरेट मॉड्यूल होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा जिससे लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल रहेगा। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वैक्सीनेशन सेशंस को अलग अलग जगह पे कंडक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जो कि बेनिफिशियरी की डिटेल्स को, जो भी वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं उनकी डिटेल्स को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा, मान्य करेगा और वैक्सीनेशन के स्टेटस को अपडेट करता रहेगा कि कहाँ तक पहुँचा है वो प्रोसेस। रिपोर्ट मॉड्यूल जो है ये डेटा को स्टोर करेगा वैक्सीनेशन सेशंस के बारे में कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वैक्सीनेशन प्रोसेस में, क्या सब रहा, वो सब के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट मॉड्यूल में रहेगा। इसके अलावा बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल रहेगा। इसमें क्या होगा, जो लाभार्थी हैं उनको SMS भेजेंगे और टीकाकरण के बाद जो है उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सरकार निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन की वितरण के लिए करेगा? कोविन, महाकवच, कोरोना वॉच एंड आरोग्य सेतु। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कोविन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का जो है आधारशिला रखी है और इसको सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एंड इसको आत्मनिर्भर भारत विजन को ये प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नई बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है कहा जा रहा है कि 2022 तक पूरा हो जाएगा और इसमें करीब करीब 971 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे, इसमें लागत होगी। ये नई जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर होगी शेप में, आकार में त्रिकोणीय होगी और 64,500 मीटर के जो है उसमें वर्ग में ही फैली होगी और इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1,244 MPs की होगी। इस नई बिल्डिंग में कमिटी रूम्स होंगे, ऑफिसेस होंगे, एक लॉन्च होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लाइब्रेरी होगी और अदर फैसिलिटीज़ होंगी। इसको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसका जो डिज़ाइन है वो HCP डिज़ाइन फर्म ऑफ गुजरात के द्वारा किया गया है डिज़ाइन। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या है? ये एक एम्बिशियस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, एक महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना है जिसमें नई पार्लियामेंट और एक कॉमन सेक्रेटेरिएट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सामान्य सचिवालय का निर्माण नई संसद के साथ साथ किया जाएगा। जो अभी की जो पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग है इसका जो कार्य है वो 1921 में शुरू हुआ था निर्माण का और फिर ये 1927 में कंप्लीट हो गई थी और इस बिल्डिंग की जो ओपनिंग है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी 18 जनवरी 1927 में। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो हाउस बिल्डिंग है एग्जिस्टिंग, इसको किसने ओपनिंग इसकी की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसको संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक प्रोटोटाइप है अभी जो करेंटली बनने वाला है, डिज़ाइन है उसका पार्लियामेंट बिल्डिंग का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग? नए संसद भवन के बारे में कौन सा कथन सही है? इट विल बी डेवलप्ड अंडर द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यू बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2022। इस नए भवन का निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट इज
गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट ने पीएम वानी स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। पीएम वानी यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, और कैबिनेट ने एक प्रपोजल जो है अप्रूव किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा दिया गया था, कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स जो है वो क्रिएट किए जा सकें बाय पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। ठीक है, तो सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स ये जो है पब्लिक को अलाउ करेंगे कि जो भी पब्लिक वाईफाई सर्विस है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस, कहीं कंट्री में कहीं भी बिना किसी लाइसेंस फी को दिए हुए। और ये जो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है इसको पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। Along with the PDOs and PDOAs, PM वानी will also involve app providers and a central registry। तो PM वानी में PDOs और PDOAs के अलावा ऐप प्रोवाइडर्स होंगे और एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। और शुरू में क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ये सेंट्रल रजिस्ट्री को मेंटेन करेगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो PDOs और PDOAs के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐप प्रोवाइडर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो सरल संचार के माध्यम से, जो कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, सो सरल संचार पे वो जाकर रजिस्टर करें जितने भी ऐप प्रोवाइडर्स हैं। सो अब इनके रोल क्या क्या होंगे, जो हमने 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सो जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे ये क्या करेंगे, ये सेटअप करेंगे, मेंटेन करेंगे और ऑपरेट करेंगे वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स को। ठीक है, पीएम वानी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को स्थापित करेंगे, रखरखाव करेंगे और उसको संचालित करेंगे। इसके अलावा ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो सब्सक्राइबर को प्रदान भी करेंगे। जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर हैं ये पब्लिक डेटा ऑफिस के एग्रीगेटर के तौर पर काम करेंगे और उनके अकाउंटिंग को ऑथराइज करेंगे, पीडीओस को ऑथराइज करेंगे। जो ऐप प्रोवाइडर हैं ये यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो ऐप बनाएंगे, और ये जो ऐप डेवलप होगा ये भी जानने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि जो वानी वाईफाई हॉटस्पॉट है वो कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, विकसित ऐप उपयोगकर्ता के आसपास के क्षेत्रों में वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट की खोज के लिए भी ये होगा। और जो सेंट्रल रजिस्ट्री है इसमें क्या होगी, इसमें जो भी ऐप प्रोवाइडर्स हैं, जो भी पब्लिक डेटा ऑफिसर्स हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर हैं, इन सब की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी सेंट्रल रजिस्ट्री में। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीएम वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थ्रू द सरल संचार रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पीएम वानी योजना के निम्न प्रतिभागियों में से किसके लिए सरल संचार पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर एंड सेंट्रल रजिस्ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो ऐप प्रदाता है, जो ऐप प्रोवाइडर है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करे सरल संचार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि जो करप्शन के डिसएडवांटेज है, भ्रष्टाचार की जो नुकसान है, ठीक है, या फिर जो उसकी पारदर्शिता को बताने के लिए कि कितनी पारदर्शिता की महत्वता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है रिकवर विद इंटीग्रिटी, और इस वर्ष की जो थीम है ये एंटी करप्शन मेजर्स के इम्पोर्टेंस पे एम्फेसिस करती है कि कैसे बेहतर रिकवरी के लिए एंटी करप्शन मेजर्स लेने ज़रूरी है ताकि कोविड-19 पेंडेमिक से रिकवर किया जा सके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है ये 31 अक्टूबर 2003 को अडॉप्ट किया था, और 2003 में ही जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के फॉर्म में अडॉप्ट किया था। और ये जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र की जो कन्वेंशन है, ये दिसंबर 2005 में जो है लागू हुआ। दिस डे ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेंशन इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो यह दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कन्वेंशन के महत्व पर भी प्रकाश को डालता है। सो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन डैश। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस डैश को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 9 दिसंबर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। सो 10 दिसंबर को हर वर्ष ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है ताकि ह्यूमन राइट्स का जो महत्व है ये सबको बताया जा सके। और इस दिन यूनाइटेड नेशंस ने जो अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में, इसकी एनिवर्सरी को भी ये डे मार्क करता है। इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल डॉक्यूमेंट विच हैज़ गिवन द डिटेल अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये पहला दस्तावेज था वैश्विक स्तर पर जिसने मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया था। सो 2020 का जो ह्यूमन राइट्स डे है इसका थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, बेहतर पुनर्प्राप्त मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। सो इस वर्ष का जो थीम है वो ह्यूमन राइट्स डे का वो एम्फेसाइज करता है कि सबके लिए बराबर अवसर हो, समान अवसर हो, और जो भी इनइक्वालिटी है, जो कोविड-19 के कारण डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव, विषमताएं जो पैदा हुई हैं उसको खत्म करना है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये 2006 में स्थापित किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए इसका दायित्व है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो ये जो भी पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उनके बेसिक राइट्स के बारे में बात करता है। मूल अधिकार होते हैं जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या दासता और यातना से मुक्त, फिर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो लगभग सभी कंट्रीज ने इन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट किया है। और भारत में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है NHRC बनाया हुआ है, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसी स्टेट लेवल पे SHRC है, स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप जो है भारत में भी मौजूद है। सो क्वेश्चन है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इज द थीम ऑफ विच डे इन 2020। बेहतर पुनर्प्राप्त मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ 2020 में किस दिन का विषय है? एंटी करप्शन डे, ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट ने एक MOU अप्रूव किया है जो सेबी यानी कि सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और CSSF लग्जमबर्ग के बीच में साइन किया गया है ताकि सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट किया जा सके। और इसमें क्या होगा कि दोनों साइड से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, उसको मजबूत किया जाएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी ये सिक्योरिटी लॉ से संबंधित होगी। इसके अलावा एक दूसरे को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अर्लियर इंडिया एंड लग्जमबर्ग हेल्ड द फर्स्ट समिट इन 20 ईयर्स। अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच में पहला समिट हुआ है 20 सालों में, और इसमें 3 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जैसे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज विद इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और लक्स इनोवेशन और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में 3 जो है हस्ताक्षर किए गए थे बायलैटरल MOUs पे। इसके अलावा कैबिनेट ने एक MOU पे और अप्रूवल दिया है जो कि भारत और सूरीनाम जो है, ये आपका एक कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री है जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। सो इसके बीच में एक MOU साइन हुआ है हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में, इसको अप्रूव किया है। इंडिया एंड सूरीनेम जो है ये म्यूचुअली प्रमोट करेंगे रिसर्च को इन वेरियस फील्ड्स एंड अपने एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो क्वेश्चन है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और डैश के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नाइजीरिया, सूरीनेम, एरिट्रिया एंड पनामा।
सो किसके साथ ये एमओयू साइन हुआ है, अप्रूवल मिला है जिसको? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सूरीनाम। नेक्स्ट इज उड़ीसा गवर्नमेंट ने इको रिट्रीट प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि उड़ीसा में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसको उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इको रिट्रीट प्रोग्राम का दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है। ये 5 जगह के लिए जो है लॉन्च किया गया है, जो है कोणार्क, सतकोसिया, भीतरकनिका, दरिंगीबादी और हीराकुड। ठीक है, तो हीराकुड से आपको हीराकुड डैम याद आ रहा होगा, कोणार्क से सन टेम्पल याद आ रहा होगा आपको, और भीतरकनिका जो है यहाँ पर जो है मास नेस्टिंग होती है, ये एक बीच भी है यहाँ पर। ठीक है, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं उनकी मास नेस्टिंग होती है। अच्छा, तो ये जो लोकेशंस हैं ये विजिटर के लिए फरवरी 2021 में जो है खुल जाएंगी, और इस स्कीम में टूरिस्ट को लग्जरी कॉटेजेस मिलेंगे ताकि वो इन 5 लोकेशंस पे रह सके वहाँ रहने के लिए। इस सेकेंड एडिशन में 145 कॉटेजेस जो है वो सेटअप किए जाएंगे। उड़ीसा की हम बात करें तो ये ईस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड एक स्टेट है। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल हैं। और जो फेमस पुरी टेम्पल है जगन्नाथपुरी, वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो उड़ीसा में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द इको रिट्रीट प्रोग्राम टू प्रमोट टूरिज्म? निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा, केरला, उड़ीसा एंड झारखंड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अप्रूवल दे दिया है, और इसमें जो खर्चा होगा वो करीब 22,810 करोड़ का होगा, और ये 2020-23 के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट ने इस स्कीम पर खर्च करने के लिए 1,584 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर अप्रूव कर दिया है करंट वित्त वर्ष के लिए, और ये 2023 तक स्कीम लागू रहेगी। इस स्कीम का एम है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो औपचारिक क्षेत्र है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना चाहता है ड्यूरिंग द कोविड रिकवरी फेज अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नई एम्प्लॉयज़ को सब्सिडी वर्क देगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टू 30 जून 2021, और ये जो सब्सिडी है ये 2 साल के लिए दी जाएगी। अंडर द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 24% ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ईपीएफ फंड में जो है सरकार 24% जो है वेजेस प्रदान करेगी। ये उन नए एम्प्लॉयज़ के लिए होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 1000 एम्प्लॉय हों 2 साल के लिए, ठीक है, दी जाएगी। और गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय शेयर सिर्फ ईपीएफ में 12% वेजेस का प्रदान करेगी, जिसमें 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं 2 साल से, ठीक है। तो 2 साल तक जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय हैं वहाँ पर 24% कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे 12% वेजेस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा नए एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। Employee Provident Fund organization will develop software and transparent and accountable procedure for आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर और पारदर्शी जवाबदेही प्रक्रिया का विकास करेगा। सो क्वेश्चन आपके लिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना was recently approved by Union Cabinet for the time period between dash। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डैश के बीच के समय के लिए स्वीकृत किया गया है। 2020 to 23, 2020 to 25, 2021 to 25 एंड 2021 to 2023। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2020 से लेकर 23 तक। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने एक सिक्योर कम्युनिकेशन जो है टेस्ट किया है वाया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, और इसने अपनी 2 लैब के बीच में, डीआरडीओ की लैब के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन
जो है इनक्रिप्शन कीज की टेस्टिंग की है यूजिंग दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। और ये जो लैब्स हैं ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत, जो दोनों ही हैदराबाद में लोकेटेड हैं। डीआरडीओ जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ताकि जो सिक्योर शेयरिंग है एन्क्रिप्शन कीज की वो हो सके, और जो टेस्टिंग है इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था। एन्क्रिप्शन कीज जो है ये आराम से आसानी से शेयर हो सकती है क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन के द्वारा, और ये टेस्टिंग ने वैलिडेट कर दिया है कि 12 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ईव्सड्रॉपिंग जो है नहीं हो सकती है। ईव्सड्रॉपिंग यानी कि जब दो नेटवर्क के बीच में, दो पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही है तो तीसरी पार्टी को पता ना चले, ठीक है, तो वो तीसरी पार्टी से सीक्रेट रहे, ठीक है। तो ये होती है मतलब अगर तीसरी पार्टी को पता चल जाता है तो वो ईव्सड्रॉपिंग हो गई, और अगर नहीं पता चलता तो यानी कि आपका जो डेटा है वो सेफ है, आप सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हो। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु एंड डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजीज मुंबई, ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ये दोनों डीआरडीओ की लैब है, ये मुंबई में स्थित है और एक बेंगलुरु में स्थित है, जो इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, डीआरडीओ टेस्टेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी बिटवीन इट्स 2 लैबोरेटरीज लोकेटेड इन डैश। डीआरडीओ ने डैश में स्थित अपने 2 प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का परीक्षण किया है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु एंड भोपाल। सो ये दोनों लैब कहाँ लोकेटेड थी? हैदराबाद में लोकेटेड थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट ने यूएसओएफ स्कीम अप्रूव कर दी है ताकि जो अरुणाचल प्रदेश और असम के जो गांव हैं वहां पर मोबाइल कवरेज प्रदान किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की जितने भी विलेजेस हैं और जो कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में असम में जो विलेजेस लोकेटेड है वहाँ पे मोबाइल कवरेज प्रदान किया जाएगा। फंड जो है यूएसओएफ स्कीम के लिए वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, और जो डेडलाइन है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की वो दिसंबर 2022 है। जो विलेजेस है अरुणाचल प्रदेश और जो कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के, उनको मोबाइल एक्सेस होगा अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत इनको मोबाइल पहुंच प्रदान की जाएगी। और ये जो अभी हमने प्लान के बारे में पढ़ा है, इसका जो प्रपोजल है ये कैबिनेट के द्वारा 2014 में अप्रूव किया गया था। 2018 में यूनियन कैबिनेट ने यूएसओएफ स्कीम जो है ये मेघालय के लिए अप्रूव की थी इसी प्लान के अंतर्गत, और अभी ये असम और अरुणाचल प्रदेश के गाँव के लिए अप्रूव कर दी गई है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल एक चीज़ के लिए और दिया है ताकि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी मेनलैंड कोची और लक्षद्वीप के 11 आइलैंड के बीच में प्रदान की जा सके। द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस KLI प्रोजेक्ट इज टिल मई 2023, तो 2023 तक मई तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। BSNL जो है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी है, और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ये टेक्निकल कंसल्टेंट है KLI प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट को भी यूएसओएफ द्वारा फंड किया जा रहा है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है प्रोजेक्ट को। सो क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम टू प्रोवाइड मोबाइल कवरेज इन सर्टेन विलेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी है? मिजोरम एंड असम, मणिपुर एंड नागालैंड, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड असम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में ये अप्रूवल दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।